हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए सीटेड ईवीएस का पार्ट 7 लेकर। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि जो लोग भी मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर मेरे कंटेंट आपको सही लग रहे हैं, वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और जिनको इसकी आवश्यकता है उसको शेयर कीजिए। और प्लीज़ जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपडेट करूँगा, अपलोड करूँगा, तो आपको इसके संबंध में सूचना मिल सके। तो आज जो सी टी टी वी एस का पार्ट 7 है, मैं उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में ना करके महत्वपूर्ण तथ्य फॉर्मेट में करके लाया हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अगर आपने इससे पहले वाली 6 वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा, जो कि सी टेट ई वी एस पार्ट 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला एवं विश्व की 5वीं महिला थी। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो बछेंद्री पाल जी थी, जो कि उत्तराखंड की रहने वाली हैं, वो जो है विश्व की 5वीं महिला बनी थी और भारत की प्रथम महिला बनी थी जो कि माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई की थी। और आपको बता दूं कि ये जो माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ी थी, ये 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पे ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में स्थित है। और नेपाल में इसको जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर जो है वो मुंबई है। याद रखिएगा, भारत का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला जो शहर है वो मुंबई है। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पर्वतों पर चढ़ाई करते समय हमारा शरीर 90 डिग्री, याद रखिएगा, 90 डिग्री का कोण बनाता होना चाहिए। एवं पीठ, ये पीठ नहीं है, इसको पीठ करिएगा। ठीक है, ये पीठ है, पीठ जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। पीठ जो हमारी है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 4 लेते हैं। राजस्थान के झलवर, जिसको झालर पट्टन भी बोलते हैं, का एक गांव, याद रखिएगा, राजस्थान के झलवर का एक गांव, या जिसको झलर पट्टन भी बोलते हैं, जिसका नाम टेकला है। ठीक है, वह 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है आपसे सीटेट में इस तरह के प्रश्न जो है, कि जो टेकला नामक गांव है वो कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। वो लगभग कितने मीटर की ऊंचाई पे है, तो याद रखिएगा 1600 मीटर की बात की जा रही है, ना कि फिट की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। 5वां पॉइंट जो है हमारा, ये अमीन हो गया। ये अमीन नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये विटामिन है। विटामिन और आयरन हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं। याद रखिएगा, ये जो चैप्टर लिया गया था बचेंद्री पाल वाला, उसमें है ये कि जब हम आयरन और विटामिन लेते हैं तो उससे हमारे शरीर को शक्ति मिलती है, एवं सर्दियों में जो हमारा शरीर है इसको गर्म करता है ये। ठीक है, तो जब शक्ति मिलेगी तो हमारा शरीर जो है सर्दियों में गर्म रहेगा। तो इसको अमीन मत समझिएगा, ये विटामिन है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आपसे। चलिए पॉइंट नंबर 6 पे अब पहुँचते हैं हम। पॉइंट नंबर 6 पे पहुँचते हैं। पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं। बछेंद्री पाल उत्तराखंड के गढ़वाल के नकोरी नामक ग्राम में पली बढ़ी। मतलब जो इनका पालन पोषण हुआ था बछेंद्री पाल जी का, जहाँ पे ये पैदा हुई, ये जो है बछेंद्री पाल जी उत्तराखंड के गढ़वाल के नकोरी नामक ग्राम में पली बढ़ी थी। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 लेते हैं। मुंबई, दिल्ली से मुंबई जाने में आपको महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान को पार करना होता है। देखिए प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा वो कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अगर आप दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो आपको किन किन राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि दिल्ली से मुंबई जाने में है जो आपको लगभग महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान को पार करना होता है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 8 लेते हैं। दिल्ली से मुंबई के मध्य दूरी 1400 किलोमीटर है। दिल्ली से जो है मुंबई के मध्य जो दूरी है वो लगभग 1400 किलोमीटर। पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 जो है कोरिलेटेड है, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं।
लेह लद्दाख पहुंचने के लिए आपको जम्मू एवं कश्मीर को पार करना होगा। मतलब जब भी आप लेह लद्दाख जा रहे होंगे तो आप जम्मू एंड कश्मीर को पार करके जाएंगे। ये एनसीईआरटी से जिस तरह से लिया गया है, जिस तरह से मेंशन है, उसी तरह से लिया गया। कृपया इसी तरह से पढ़ने की कोशिश करें और इंशाल्लाह जो है आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। बस आप वीडियोस को देखें और इत्मीनान रखें कि सीटेट ईवीएस का जो पार्ट है और आने वाले समय में पेडागोजी का जो पोर्शन होगा सीटेट का, ईवीएस का जो पेडागोजी है प्लस जो सीडीपी का पोर्शन होगा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, वो भी मैं लेके आऊँगा। और आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया जो है लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे कि आपको इसका फ़ायदा हो सके। चलिए पॉइंट नंबर 10 लेते हैं। लद्दाख को ठंडे रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से ठंडे रेगिस्तान के नाम से किसको जाना जाता है। अलग अलग उठा के दे देगा, अटाकामा, कालाहारी, सहारा, लद्दाख। तो लद्दाख को ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। चलिए पॉइंट नंबर 11 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 11 लेते हैं। लद्दाख में लकड़ी के घर बने होते हैं जिनकी छत में ढलान होती है, जिन पर बर्फ जमी होती है। मतलब सिंपल सी बात है, वहाँ का तापमान जो है काफ़ी कम हो जाता है। तो जब वहाँ के घर बनाए जाते हैं तो लकड़ी के वो लोग बनाते हैं, छत पे ढलान स्लोप होता है वो, जैसे कटरेन वगैरह जब आप डालते हो घर पे शेड वगैरह तो नीचे की तरफ झुकाव होता है उसका, उस तरह से, और उस पर बर्फ जमी होती है। देखिए लद्दाख में झूले झूले यही लिखा हुआ है, बिल्कुल झूले झूले, JULE सॉरी, शब्द का जो अर्थ है उसका मतलब होता है स्वागतम स्वागतम। ठीक है, पॉइंट नंबर 13 पे चलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में लोग नायलॉन टेंट का प्रयोग करते हैं। पहाड़ी जो क्षेत्र है, हिली एरियाज में लोग जो है नायलॉन टेंट का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 14, चांगपा पहाड़ों में रहने वाली एक जनजाति है जिसमें कुल 5000 लोग हैं। याद रखिएगा, एक ट्राइब है, ट्राइबल लोगों के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो चांगपा भी जो है पहाड़ों में रहने वाली एक जनजाति है जिनमें लोगों की संख्या जो है वो मात्र 5000 है। चैथांग एक पथरीला मैदान है। चैथांग की बात की जा रही है। चैंगथांग जो है वो एक पथरीला मैदान है। पॉइंट नंबर 15 की मैं बात कर रहा हूँ, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। पॉइंट नंबर 16 पे बढ़ते हैं। लाल मिर्च, सुनहरा पीला भुट्टा एवं नारंगी कद्दू लद्दाख में मिलते हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि लाल मिर्च, जैसे हमारे यहाँ हरी मिर्च होती है ना, वैसे वहाँ पे लाल मिर्च होती है। सुनहरा पीला भुट्टा, गोल्डन येलो जो कॉर्न होता है, और ऑरेंज पम्पकिन। ठीक है, मतलब नारंगी कद्दू जो है वो लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। चैंगपा जनजाति के पास एक विशेष प्रकार की बकरी होती है, ध्यान दीजिएगा। चैंगपा जो जनजाति है उसके पास एक विशेष प्रकार की बकरी होती है जिसके बालों से पश्मीना शॉल बनता है। पश्मीना शॉल जो है, अभी मैं इसमें आगे एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे से। तो जो पश्मीना शॉल है वो एक विशेष प्रकार की बकरी जो चैंगपा जनजाति होती है उसके पास होती है, उसी से बनता है। ठीक है, चैंगपा की भाषा में चैंगथैंग का अर्थ जो है उसका मतलब होता है बहुत कम लोग। जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं उनको चैंगथैंग बोलते हैं। ठीक है, चैंगथैंग। पॉइंट नंबर 19 पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 19 पे हम आ जाते हैं। जहाँ चैंगपा लोग अपनी भेड़ों को रखते हैं उन स्थानों को लेखा कहते हैं। याद रखिएगा, लेखा। जो चैंगपा लोग हैं वो जब सुबह बकरी चराने या भेड़ चराने ले जाते हैं तो वो लेखा से अपने बकरियों को, भेड़ों को निकाल कर गिनते हैं। ठीक है, और गिनने के बाद वो चराने ले जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो इन भेड़ और बकरियों को गिनने का कार्य है ये इनकी महिलाएं और जवान बच्चियां करती हैं, मतलब बेटियां करती हैं। अब देखिए आगे, लेखा की दीवारों को पत्थर और चट्टानों को एक दूसरे पे रखकर बनाया जाता है। ठीक है, जो लेखा की चट्टान है, जो लेखा की दीवारें हैं, मतलब जो लेखा है जिसको हम बोल रहे हैं, जहाँ पे ये भेड़ बकरियाँ रखते हैं, उनकी जो दीवारें हैं वो पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पे रखकर बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 20 की तरफ हम बढ़ लेते हैं। भेड़ बकरियों को गिनने का काम चैंगपा की औरतें व जवान लड़कियां करती हैं। ये वह नहीं है, वह है, वो जवान लड़कियां करती हैं। अभी मैंने बताया आपको कि जो चैंगपा जनजाति है वो भेड़ और बकरियों को चराने का काम करती है। ठीक है, एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि जो चैंगपा लोग होते हैं ये घुमक्कड़, घुमंतू होते हैं। ठीक है, नोमैड टाइप के। ये एक जगह पे रुक के नहीं रहते और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलते फिरते रहते हैं। तो जो है इनको घुमंतू कहा जाता है। ठीक है, और
ये एक टेंट यूज़ करते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। रेबो नाम उसका है। वो टेंट यूज़ करते हैं, तिकोना टाइप का वो होता है, ठीक है। चलिए, लद्दाख में ठंड में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे एवं हवाएं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती हैं, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे मतलब कभी कभी तो -40 में भी चला जाता है, जैसे कारगिल वाला हिस्सा है, ठीक है, उसी की तरह यहाँ पे भी। पॉइंट नंबर 22। चांगपा घुमंतू लोग हैं जो एक स्थान पर नहीं रुकते बल्कि इधर उधर अपनी भेड़ बकरियों के साथ घूमते हैं, ठीक है, याद रहेगा। पॉइंट नंबर 23 लेते हैं। चैंगपा लोगों के टेंट को रेबो के नाम से बुलाते हैं, मतलब जो चैंगपा लोग टेंट रखते हैं ना, टेंट बनाते हैं, तो उसको हम लोग रेबो बोलते हैं, या वो लोग रेबो बोलते हैं, रेबो, याद रखिएगा, रेबो। पॉइंट नंबर 24 पे आते हैं। पश्मीना नामक शॉल जो है एक खास किस्म की बकरियों के बाल से बनता है, जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था आपसे, बनाया जाता है, जो कि लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। अब भैया 5,000 मीटर की, वो भी लेह लद्दाख साइड का जो हिस्सा उस तरफ जो है 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रहती हैं। अब सोचिए कि वहाँ के लोगों का जो जीवन है वो कितना कठिन होगा, लेकिन फिर भी वो लोग जो है मतलब अब रहते हैं इस तरह से। एक बात और बता दूं कि ये जो बकरियां होती हैं इनके बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि इनके जो 6 बाल हैं वो लगभग हमारे एक बाल के बराबर, मतलब उनका 6 बाल मिलाइए और हमारा एक बाल, तो वो बराबर होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा कि गर्मियों में जो इनके ये पतले वाले बाल हैं वो झड़ जाते हैं, ठीक है। ठंड में वो बाल उगते हैं, उन्हीं बालों को निकाल के ये जो चैंगपाई लोग हैं वो क्या करते हैं कि पश्मीना नामक दुनिया के सबसे मस्त वाली जो शॉल है, अच्छी वाली शॉल है जो बहुत गर्म करती है, उसकी बुनाई का काम करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो पश्मीना नामक शॉल हमको मिलती है वो एक प्रकार की खास प्रकार की बकरियों से मिलती है जो चांगपा लोगों के पास है, और वो बकरियां लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। ये प्रश्न बार बार सीटेट में आता है, ठीक है, तो खास ख्याल रखिएगा। पॉइंट नंबर 25 पे बढ़ते हैं। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। मैंने आपको बताया था कि बहुत गर्म होती है। देखिए पॉइंट भी आ गया कि कितनी, तो लगभग 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है ये पश्मीना शॉल। और इतना गर्म होने पर भी ये शॉल बिल्कुल मोटी नहीं होती, मतलब ये गर्म तो बहुत करेगी, कुछ चीज़ें होती हैं ना कि गर्म करती हैं, मोटा होना पड़ेगा ना, इसको मोटा नहीं होना पड़ेगा। ये शॉल काफ़ी पतली है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका 6 बाल हमारे एक बाल के सर के बाल के बराबर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने पतले बालों से बनती है, और बहुत ही गर्म, बहुत ही हल्की होती है, पतली होती है, मोटी बिल्कुल भी नहीं होती है। पॉइंट नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। जिन बकरियों के बाल से पश्मीना नामक शॉल बनती है उन बकरियों के 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। समझ में आई बात? चलो सीटेट वालों, लाइक ठोकते रहना और जितना हो सके इसको शेयर करते रहना, ताकि जो है हम मोटिवेट हो सकें, आगे आपके लिए और भी वीडियोस को बना सकें, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस एक बार ट्रस्ट करके आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें, और जब देखें तो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर पॉइंट है। बुनकर द्वारा एक साधारण पश्मीना शॉल बनाने में लगभग 250 घंटे खर्च करने पड़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एक बुनकर द्वारा कितने, मतलब इस तरह से भी सीटेट में उठ पटांग तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं ना, कि पश्मीना नामक शॉल बनाने में लगभग 500 घंटे लगते हैं, ऑप्शन ए हो गया। या ऊपर लिखा रहेगा कि पश्मीना शॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पश्मीना शॉल बनाने में लगभग 500 घंटे लगते हैं, पश्मीना शॉल बनाने में लगभग 200 घंटे लगते हैं, पश्मीना शॉल बनाने में लगभग 250 घंटे लगते हैं, पश्मीना शॉल जिन बकरियों से बनती है वो 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है। तो सी और डी ऑप्शन सही हो गया, बाकी ए और बी गलत हो गया। तो आपको उस तरह से चूज़ करना होगा। सीटेट का पेपर उठा के देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से पेपर बनाते हैं, तबीयत से कि आप पास ना कर सको, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना, तो दोस्तों आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। अगला है पॉइंट नंबर 28। श्रीनगर जाने में मध्य में कारगिल पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपको लेह लद्दाख जाना होगा तो कश्मीर से होकर गुजरना होगा, उसी तरह से जब आपको श्रीनगर जाना होगा तो जो है उसके मध्य में कारगिल पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। हाउस बोट श्रीनगर में देखे जा सकते हैं। अब अगर हाउस बोट की बात की जाए तो हाउस बोट आपको श्रीनगर में देखने को मिलेंगे। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं। इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिएगा भैया, नहीं तो बाद में ये मत कहिएगा कि बताया नहीं था। हाउस बोट जो है वो 80 फुट तक लंबे होते हैं, और बीच में इनकी जो चौड़ाई होती है वो, जो इनकी बीच में चौड़ाई होती है, देखिए ये 800 फुट नहीं है, सिर्फ 8 फीट है। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, ठीक है, ये मिसप्रिंट है हमसे थोड़ा सा, इसको आप 80 फुट कर लीजिएगा, 8 फीट कर लीजिएगा,
ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो है ये 8 फीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, क्योंकि 80 फुट लंबे और 800 फुट तक होती है चौड़ाई, तो गलत है ना। ये 80 फीट, सॉरी 8 फीट जो है ये चौड़ा होगा बीच में जो इसका हिस्सा है। तो प्लीज़ इसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीस हाउस पॉइंट नंबर 30 जो है, हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। जो हाउस बोट बने होते हैं, देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि श्रीनगर वगैरह में जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, तो वो क्या करते हैं कि जो हाउस बोट में काफ़ी टाइम तक रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हाउस बोट है, मैं पॉइंट नंबर 30 की बात कर रहा हूँ, वो लकड़ी, इसकी जो छत होती है लकड़ी की होती है, तो उस पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इसमें एक खास डिज़ाइन ख़त्म बंद है। याद रखिएगा कि जो नक्काशी होती है उसमें खास तरह की डिज़ाइन होती है जिसको हम ख़त्म बंद बोलते हैं, जो कि जिक्सा पजल जैसा, जो जिक्सा का पजल होता है, अगर आपने देखा हो तो जिक्सा पजल पजल जैसा ये डिज़ाइन दिखती है। पॉइंट नंबर 38, पॉइंट नंबर 31, श्रीनगर के पुराने घरों में जालीदार खिड़कियां होती हैं। ये बाहर की ओर उभरी होती हैं और इन्हें डब कहते हैं। याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ श्रीनगर के जो पुराने घर हैं उसमें जो उनकी खिड़कियां होती हैं वो जालीदार होती हैं, यह बाहर की ओर उभरी हुई निकली हुई होती हैं और इन्हें डब कहते हैं। डी ड और ब डब। 32 की तरफ बढ़ते हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। मतलब वो इंस्टीट्यूट जिसके ज़रिए जो है आपकी बचेंद्री पाल वो माउंट एवरेस्ट को फतह किया था उन्होंने, तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है। पॉइंट नंबर 33 की बात करते हैं। बचेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। कभी कभार पूछ देता है कि क्या समय था जब वो माउंट एवरेस्ट पे पहुंची थी, फतह किया था, और कितने समय तक वो वहाँ पे रुकी थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो बचेंद्री पाल जी हैं वो लगभग 43 मिनट तक वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे वो रुकी हुई थी या गई थी। चलिए अगला लेते हैं प्रश्न 35। गोलकुंडा का किला जो है हैदराबाद में स्थित है। एक बार इससे प्रश्न आ चुका है कि गोलकुंडा का किला जो है वो किस राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। तो गोलकुंडा का जो किला है वो काकतीय राजवंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। पॉइंट नंबर 36। गोलकुंडा के किले के बाहरी दीवार में लगभग 87 बुर्ज हैं। बुर्ज अगर आप समझते होंगे, मैं दुर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, बुर्ज की बात कर रहा हूँ। एक खंबे के जैसा छोटा छोटा ये लोग बनवाते हैं, कहीं कहीं उसकी लंबाई ज़्यादा कहीं कम होती है, तो उसी को बुर्ज बोलते हैं। तो बाहरी दीवार में लगभग 87 बुर्ज हैं। इस तरह के फालतू वाले क्वेश्चन सीटेट में ज़रूर पूछे जाते हैं। बुर्ज और खलीफा ये सब चीज़ें ज़रूर पूछेंगे। गोलकुंडा पॉइंट नंबर 37। गोलकुंडा का किला सन 1518 से 1687 तक कुतुब शाही सुल्तानों के कब्जे में रहा। ये भी बात याद रखिएगा कि काकतीय वंश ने तो बनवाया था, ठीक है, उनके द्वारा बनवाया गया था, लेकिन अगर कुतुब शाही सुल्तान इसमें रहे, यहाँ पे जब कब्जा कर लिया उन्होंने, जब रहे, तो वो कब से कब तक रहे। अगर आपसे पूछा जाए तो गोलकुंडा का किला जो था सन 1518 से 1687 तक कुतुब शाही सुल्तानों के कब्जे में रहा। ये बात बहुत ही ध्यान से पढ़े रखिएगा, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 38। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ एवं अहमदाबाद में भूकंप आया था। बहुत भीषण वाला भूकंप था। और अगला पढ़ते हैं। ये बस एक नॉर्मल सा पॉइंट था कि भूकंप अगर आता है तो भूकंप आए तो किसी भी खुली जगह में जाना चाहिए। मतलब प्रश्न पूछ सकता है कि भूकंप आ जाए तो मतलब आपको क्या करना चाहिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि भूकंप आ जाए तो किसी खुली जगह में जाएं, और खुली जगह में ना जा पाए तो किसी मजबूत जगह के नीचे, किसी कोई मजबूत चीज़ हो उसके नीचे चले जाएं, और उसको कसकर आपको क्या करना पड़ेगा, पकड़ें, उसको कसकर पकड़ें। तो याद रखिएगा कि भूकंप आए तो खुली जगह में जाएं, और अगर खुली जगह में ना जा पाएँ तो किसी मजबूत जगह के नीचे जाएं और उसको कसकर पकड़ लें। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं और भी इसके पार्ट अभी डालूंगा, और मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको इसलिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि जो है आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। मतलब प्रिपरेशन विदाउट बर्डन। आई डोंट वांट यू टू टेक बर्डन ऑफ टेट और सीटेट XYZ. You just keep cool, keep calm, and please focus on your studies, and inshallah you will get your like story, your मंजिल, ठीक है ना, आपको जल्द मिलेगी इंशाल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ कि जो टेट और सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छा स्कोर करें, और आगे आने वाले वैकेंसीज़ में आप लोग कहीं ना कहीं टीचर बने। और जो टीचर है बोलते हैं कि राष्ट्र के निर्माता होते हैं, तो आप अपने अंदर वो सारे
गुड़ अभी से डालना आप शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप टेट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में इंशाल्लाह जो है आप एक अच्छे अध्यापक बनने की कोशिश करेंगे और अच्छे अध्यापक बनेंगे। इसलिए अपने अंदर जो है आप अच्छे गुणों का अभी से जो है गुणों को डालना शुरू कर दें। तो आज के लिए बस बस इतना ही। और एक बार फिर से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, अच्छा कंटेंट लगता है तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।